व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? वेरी गुड, है ना? हाँ पंचुल, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? ठीक है, क्वांटिटीज समझ में आता है ना? जैसे फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, वेलोसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये सारे क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हमारा मुद्दा ये है कि उन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम कुछ यूनिट्स का यूज करते हैं। उन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स का यूज करते हैं, और जहां पर हम कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे लेंथ। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अच्छा, लेंथ अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट क्या होगी? मेजर किस में करेंगे इसको हम? मीटर में। किलोमीटर में कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बट ऐसा यूनिट मीटर होती है ना? किलोमीटर, पर सेक, लाइट ईयर्स, हम किसी में भी मेजर कर सकते हैं, बट द ऐसा यूनिट इज मीटर। ठीक है, लेंथ के बाद क्या आता है? मास। मास को हम किस में मेजर करते हैं? यूनिट। तो ये हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और ये हमारे पास क्या है? यूनिट्स। यहां पर नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्या? टाइम। टाइम को हम किस में मेजर कर रहे हैं? सेकंड में। ठीक है, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिससे हम सारी यूनिट्स को मेजर करेंगे, मतलब आगे बनाएंगे, फॉर्म करेंगे, जो कुछ भी होगा। नाउ अभी हम आगे बढ़े। इसके बाद हमारे पास कुछ और चीजें हैं, जैसे सेवन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं ना हम। तो रिमेनिंग टेम्परेचर, वेरी गुड, टेम्परेचर। टेम्परेचर इसको किस में मेजर करूं? वेरी गुड, केल्विन। नेक्स्ट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको किस में मेजर करूं? कैंडला। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। वेरी गुड। लास्ट वन, मोल, है ना? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम MOLE ऐसे ही लिख दूं, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास 7 क्वांटिटीज हो गई। अब इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है हमारे पास प्लेन एंगल, जिसे हम एंगल लिख रहे हैं, यहां पर लिख देता हूं। इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन। और दूसरा हमारे पास होगा सॉलिड एंगल। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? स्टेरेडियन। वेरी गुड। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में, बाकी सारी चीजों के बारे में तो हम जानते हैं। देखो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बार बार आएंगे, ये भी बार बार आएंगे। एंगल आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? हमने बहुत छोटी क्लास से पढ़ा हुआ था। एंगल सबटेंडेड इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल सबटेंडेड इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जैसे ये 2 पॉइंट हैं सर्कल पर, ये सेंटर के साथ कुछ एंगल फॉर्म कर रहे हैं, मान लेते हैं थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क, जिसको हम, और रेडियस, रेडियस जो भी हम माने, आर और जो भी आपको मानना है, XYZ। तो ये हमारे पास प्लेन एंगल हो गया। प्लेन एंगल हो गया क्यों? क्योंकि ये 2D डायग्राम। ये कैसा डायग्राम है? 2D, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? प्लेन एंगल। और इसका यूनिट क्या हो गया? रेडियन। यूनिट क्या हो गया? रेडियन। अब आप लोग बोलोगे सर एंगल तो डिग्री में भी होते हैं, फिर होता है ना 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो अभी रेडियन का खेल क्यों चल रहा है? हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? हम रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जब भी हम ये वाला मेजरमेंट लगाते हैं तो जो हमारे पास एंगल फॉर्म होता है वो किस यूनिट में होता है? रेडियन की यूनिट में होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी लेंथ है और यहां पर भी लेंथ है। लेंथ का रेशो हम ले रहे हैं, इसलिए हम यूनिट क्या ले रहे हैं? एंगल की रेडियन। आप डिग्री नहीं बोल सकते, यहां पर डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल की क्या कहानी होगी? सॉलिड एंगल क्या होगा?
जैसे मेरे पास इस बार ये स्फीयर है, क्या है ये? एक स्फीयर है, ये इस बार सर्कल नहीं है, ये क्या है? एक स्फीयर। इस स्फीयर के एक छोटे से हिस्से पर, इसके सेंटर पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे इसे हम? सॉलिड एंगल। ठीक है, ये सॉलिड एंगल हमारे पास ये हो गया, इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? स्टेरेडियन। कोई इसका फॉर्मूला मुझे बता सकता है? वेरी गुड। जो भी सरफेस एरिया कवर हो रहा है यहां पर, वो इसको मैं लिख सकता हूं या कुछ भी, और यहां दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉलिड एंगल, डेल एस अपॉन आर स्क्वायर। डेल एस, डेल ए, जो भी आपको लिखना है वो एरिया या उस एरिया कर रहा है जिस एरिया से एंगल फॉर्म हो रहा है सेंटर के ऊपर। तो ये वो क्वांटिटी है, इसे हम सरफेस एरिया बोल रहे हैं, और यहां पर ये क्या है? रेडियस का स्क्वायर। क्या है ये? रेडियस का स्क्वायर। क्लियर? इसके अलावा हम और ज्यादा डिटेल में जब हमारे पास ये टॉपिक आएगा तभी जाएंगे। अभी हम यूनिट्स और मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम इसको आगे कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ ये हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हो गई, इनको मेजर करने के लिए हम कुछ यूनिट्स का यूज कर रहे हैं जो उनके सामने लिखा हुआ है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बच्चों डायमेंशंस की। अब डायमेंशंस क्या होते हैं थोड़ा सा बताओगे मुझे? वेरी गुड। हाँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज या यूनिट्स के अंदर कितने फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूज किए हैं, उनकी कितनी पावर है, कितनी बार वो आए हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? डायमेंशंस। जैसे फोर्स का डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? MLT-2। अब यहां MLT-2 का मतलब यह है कि M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। मास एक बार आया है, लेंथ एक बार आया है ना, और टाइम दो बार आया, बट अपॉन में आया है। कहां पर आया? डिनोमिनेटर में। तो ये डायमेंशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार आई है और कहां पर आई है। पावर जो है वो हमें ये बता रहा है कि न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डायमेंशंस। डायमेंशन को बताना या समझाना बहुत इजी है अगर आपको बेसिक्स फॉर्मूले याद हैं तो। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले याद नहीं है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो सकती हैं, बट चूंकि हम फॉर्मूले तो याद कर सकते हैं ना। जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। अभी बेसिक फॉर्मूले की बात कर रहा है ना, हम कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, है ना। हम फोर्स को वेरिएबल नहीं ले रहे या ऐसा कुछ भी नहीं ले रहे, हम नॉर्मल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। मास अपॉन वॉल्यूम। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इंटू रेडियस के अपॉन रेडियस। वेरी गुड। टॉर्क इंपल्स का फॉर्मूला बताओ। इंपल्स की कोई डेफिनेशन बताओ मुझे। देखो सीधा सा लॉजिक है, जब एक बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ फोर्स फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लग रहा है उसे हम इंपल्स बोलते हैं। हथौड़े से नील पर स्ट्राइक किया, एक लार्ज क्वांटिटी का फोर्स लगाया हमने एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, हम उसे क्या बोल रहे हैं? इंपल्स। तो फोर्स इंटू टाइम, है ना। क्या बोलेंगे? फोर्स इंटू टाइम। अभी मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं। फोर्स इंटू टाइम, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंपल्स। बनाओ तो इनकी डायमेंशंस क्या क्या बनेगी, इसकी तो पता है तुम लोगों को, तुमने मुझे बताया भी अभी। MLT-2। मुझे अगर पावर की डायमेंशन बनानी है देन व्हाट? वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर क्या है हमारे पास? टाइम। फोर्स का डायमेंशन आप ऑलरेडी बना चुके हो। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? L अपॉन टाइम का डायमेंशन क्या होता है? T। तो ये क्या हो जाएगा? ML²T-1 के 3। वेरी गुड। ML²T-3। ये क्या हो गया? पावर। क्लियर है? ये किसका फॉर्मूला हो गया? पावर का। डेंसिटी, मास, कैपिटल M
वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब, तो एम एल -3 और टी 0। नेक्स्ट फोर्स वी नो दैट एम एल टी -2। नेक्स्ट डायमेंशन किसका रेडियस, रेडियस मींस व्हाट लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2। थोड़ा सा टॉर्क और मुझे वर्क का डायमेंशन बताओ क्या होता है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वर्क भी क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क भी क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अलग अलग कहानी चल रही है दोनों में, लेकिन डायमेंशन तो सेम हो गया ना। तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी भी मिलेंगे जिनका डायमेंशन एक जैसा रहेगा, ठीक है। ये लिमिटेशन में भी आता है कहीं ना कहीं डायमेंशंस की। ओके, इंपल्स, इंपल्स के लिए क्या हो जाएगा एम एल टी -2 इंटू टी, ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -3। क्लियर है, डायमेंशन फॉर्म करना आया। हाँ, कुछ गलत लिखा मैंने -1, वेरी गुड। तो ध्यान दो, यहां पर गलतियां हो रही हैं उन्हें पकड़ना सीखो, ठीक है। इंटू करेंगे ना, एक माइनस का पावर है एक प्लस का पावर है, तो पावर क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। तो हमने यहां पर देखा कि किस तरह से हम किसी भी फॉर्मूले का उनकी यूनिट्स की हेल्प से या फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डायमेंशंस को फॉर्म करते हैं, डायमेंशंस किस तरह से बनाए जाते हैं। अब यहां पर एक प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, क्या कहता है कोई बताएगा मुझे क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत बेसिक बेसिक सी चीज है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कोई इश्यू नहीं। देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे ये कहता है बच्चों कि मान लो हमारे पास कुछ ये कहानी है, दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, एक ए और एक बी। हाँ सावन, है ना, दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक ए एक बी, उन दोनों को ऐड करके हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो एलएचएस वाले पार्ट का डायमेंशन होगा वही आरएचएस वाले पार्ट का भी डायमेंशन होगा, या हर एक टर्म का, इंडिविजुअल टर्म की भी बात करूं तो हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा। अगर मैं कहूं ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी, ये टाइम है ना, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब हर एक टर्म का इंडिविजुअली डायमेंशन क्या होगा सेम होगा, बस यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है। जैसे 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 मैंने यहां पर लिखा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन समझ में आ गया, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेकंड इक्वेशन है मोशन का। अब यहां पर डायमेंशन ऑफ S क्या होगा L, डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी L, आप देख सकते हो U क्या है वेलोसिटी LT -1, और ये क्या हो जाएगा T, ये हाफ हाफ हटा दो, डायमेंशन लिख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा LT -2। तो आप देख सकते हो कि यहां पर भी डायमेंशन क्या आया, यहां पर भी डायमेंशन क्या आया, और यहां पर भी डायमेंशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे जो कि आज हम पूरे टाइम पर वही करेंगे। क्लियर है, डायमेंशन तो हमें पता था, देखो बनाना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, फॉर्मूले याद रहेंगे जो कि हमें पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है ना। बट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जिनके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे आगे हम कैसे कैसे उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं इस प्रिंसिपल को। क्लियर है, तो कुछ क्वेश्चन हम लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके हिसाब से हम फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, और उनको सॉल्व भी करते जाएंगे। पहला बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन के बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ सुनेंगे। द डिस्टेंस x ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी वेरियस विद द टाइम, हमें इस इक्वेशन से पता चल रहा है एक बॉडी है जो कि x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है ना। टाइम की वैल्यू कुछ होगी, ये डिस्टेंस बदल जाएगा। क्लियर है, हमें इतना समझ में आ गया। और अभी आगे इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि a एंड b आर कांस्टेंट, ए बी कैसे हैं कांस्टेंट हैं। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b, ए और बी का डायमेंशन निकालना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना है।
क्या रहा? वेरी गुड। देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ, प्लस का सिंबल नहीं लगा देना यहां पर ना, तीनों टर्म का डायमेंशन इक्वल रहेगा, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। गलत तो नहीं हूं मैं? इसका डायमेंशन सबको पता है, क्या हो जाएगा? एल। इसका डायमेंशन, अच्छा ए कांस्टेंट है, टी का डायमेंशन कैपिटल टी हो जाएगा। यहां से ए का डायमेंशन हमारे पास आ गया m0 l t माइनस 1। इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। क्लियर है? एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दिया, एक बार आप चाहो इन दोनों को इक्वेट कर दो या इन दोनों को इक्वेट कर दो, तुम्हारी जैसी इच्छा है ना। तो हमने क्या किया यहां पर, डायमेंशन ऑफ एक्स एल डायमेंशन ऑफ दिस, तो b आ गया बाहर, ये क्या हो गया? टी स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो गया? एल टी माइनस 2। क्लियर है? मतलब m0 एल टी माइनस 2। m नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख दो तो अच्छी बात। मास है बट 0। क्लियर? ये बेसिक क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन था जो कि हमें इजीली समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन लिखूं मैं ऑन बोर्ड, इसको रब करूं। ओके, नाउ अगली इक्वेशन यहां पर मुझे दिख रही है कि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। ये बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं आपसे, है ना, बट बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं। ऐसा कोई एक इक्वेशन दिया है और यहां पर इस इक्वेशन के बारे में बोला जा रहा है कि द प्रेशर P, वॉल्यूम कैपिटल V एंड टेम्परेचर T। ये P, V और T का मतलब हमें समझ में आ गया, है ना। ये भी V कैपिटल V है, ये वॉल्यूम है। क्लियर है? ओके, नाउ वेयर A, B, C आर कांस्टेंट, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A अपॉन B। ए अपॉन बी का डायमेंशन हमें फाइंड करना है इस इक्वेशन के अंदर। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है। P फॉर प्रेशर और ये आपके पास क्या है? वॉल्यूम, और T है आपके पास टेम्परेचर। लगाओ थोड़ा सा दिमाग अब इसमें कि क्या कर सकते हैं हम। सिर्फ 1 मिनट है बच्चों आपके पास, है ना, फिर मैं सॉल्व कराने लग जाऊंगा। हाँ जी, देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या इस टर्म को थोड़ा गौर से हम देखें, क्या इसका डायमेंशन इसके बराबर हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है ना। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। क्लियर? अब मुझे डायमेंशन ऑफ ए निकालना है, ए कांस्टेंट है ना, ये दोनों का तो अपना कोई मतलब निकल रहा है। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? अभी कुछ देर पहले हमने निकाला था, क्या निकाला था? अगर याद हो, नहीं तो फिर हम फॉर्म कर लेते हैं इसको। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया होता है एल स्क्वायर, फोर्स होता है एम एल टी माइनस 2, तो ये हो जाएगा एम एल 1 टी माइनस 2। गलत तो नहीं हूं मैं, है ना। अपॉन, सॉरी, ये वी स्क्वायर अपॉन में ये इंटू में आ जाएगा। वॉल्यूम का क्या होता है? एल क्यूब, तो ये L6, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना। तो यहां पर हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा ML5 T माइनस 2।
क्या मैं सही हूं? मुझे नहीं पता, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन तो मुझे सही लग रहा हूं मैं खुद को। ओके, मुझे बी वाला निकालना है, आप फटाक से निकाल के बता दो। बी वाला वॉल्यूम का डायमेंशन बी के डायमेंशन के बराबर होगा, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं एल क्यूब, मतलब एम जीरो एल क्यूब और टी जीरो। नाउ सी का डायमेंशन क्या होगा? सी का डायमेंशन क्या होगा? एबीसी का डायमेंशन निकालना है ना, एबीसी नहीं, सॉरी, एबीसी का डायमेंशन नहीं निकालना था हमें, ए अपॉन बी का डायमेंशन निकालना था। आई एम वेरी सॉरी, है ना। तो ए का डायमेंशन ये निकला है एम एल फाइव टी माइनस टू, और बी का डायमेंशन निकला है एम जीरो एल थ्री टी जीरो, ए अपॉन बी। अब आप देख लो क्या कहानी बन रही है, तो एम एल टू टी माइनस टू। क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊं, इसको नोट डाउन अगर करना है तो जल्दी से करो, हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज एक कौन एब्सेंट है आप लोगों में से? ओके, चलिए बच्चों, अभी हम जिस टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं उसके पहले हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा। ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बट एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि जितना भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट डायमेंशन लेस, और इनके आर्ग्यूमेंट भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मतलब इनके एंगल्स। साइन थीटा जो आता है, आर्ग्यूमेंट आता है ना आगे, वो भी क्या कहलाता है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, अब जितने भी एक्सपोनेंशियल टर्म्स आते हैं वो भी सारे डायमेंशन लेस क्वांटिटी हैं, और उनके एक्सपोनेंट भी, एक्सपोनेंशियल टर्म तो हैं, और उनकी पावर भी जो होती है वो भी कैसी क्वांटिटी होती है? डायमेंशन लेस। अब इस चीज को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन तुम लोगों के सामने आने वाले हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास ये आ रहा है कि y इज इक्वल टू ए साइन बी टी प्लस सी एक्स। कुछ याद आया इस इक्वेशन को देखकर? 11th क्लास का ऑसिलेशन और वेव वाला चैप्टर। ये इक्वेशन है एक पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का, है ना। ऐसी कुछ क्वेश्चन दिया है, व्हेन अ प्लेन वेव ट्रेवल in a medium the displacement y of a particle located at a distance x in time t given by this equation where a b c are constant, find the dimension of b upon c। हमें क्या निकालना है? b upon c का डायमेंशन निकालना है ना। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आर्ग्यूमेंट कैसे होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। अगर डायमेंशन लेस होते हैं तो इसका मतलब यह हुआ डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। आया ना? गलत तो नहीं हूं मैं? पक्का? उसी तरीके से मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ सी एक्स इज ऑल्सो वन, क्योंकि ये पूरा आर्ग्यूमेंट डायमेंशन लेस है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? जितनी भी टर्म होंगी वो सब डायमेंशन लेस होंगी। इसका मतलब बीटी भी डायमेंशन लेस हो गया, सी एक्स भी डायमेंशन लेस हो गया। अब यहां से बी मेरे पास आ गया, क्या आ गया? डायरेक्टली लिख दूं, टी अपॉन में जाएगा और उसका डायमेंशन टी इनवर्स हो जाएगा ऊपर जाकर। यहां पर सी वाला डायमेंशन मेरे पास क्या हो जाएगा? एल इनवर्स हो जाएगा। वो मेरे से किसका डायमेंशन पूछ रहे हैं? बी अपॉन सी का। यहां पर लिख दूं टी कितना है मेरे पास? सही हूं मैं? सावन, कोई दिक्कत? पक्का? तो हमें कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को याद रखना है, और कुछ रूल्स जो साथ साथ में बताता जा रहा हूं उसको फॉलो करना है।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा पूरा। क्वेश्चन इज P is equals to a square upon b e to the power minus ax. In this expression, P is pressure, x is a distance, and a and b are constant. Find the dimension of b. b का डायमेंशन आपको फाइंड करना है। p प्रेशर है, x डिस्टेंस है, बाकी a और b कांस्टेंट है। आई होप कि ये आंसर आपको आ जाएगा। ओके, सो नाउ यहां पर हम ये देखें कि e टू दी पावर माइनस ए एक्स, अभी अभी कुछ देर पहले मैंने बोला है कि एक्सपोनेंट डायमेंशन लेस होता है। इट मींस जो ए एक्स है विच इज, अगर मैं लिखूं डायमेंशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 1, इट मींस ए इज क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलेगा ना, डायरेक्टली किया है मैंने, वहां पर ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। तो ए का डायमेंशन हमें पता चल गया। अब ए का डायमेंशन हमें पता चल गया, बी का डायमेंशन निकालते। देखो ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसका डायमेंशन नहीं होगा, इसका मतलब इसको भूल जाओ। बचा क्या हमारे पास, डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन, गलत तो नहीं हूं मैं, पी का डायमेंशन आप सभी लोगों को पता है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, गलत तो नहीं हूं मैं, है ना। बी का डायमेंशन, ए का डायमेंशन आपने निकाल लिया है, अब आपको किसका निकालना है, बी का डायमेंशन निकालना है। तो ए का डायमेंशन आपके पास है एल, तो इसका मतलब ये हो गया एल स्क्वायर, और बी का डायमेंशन यहां से निकल जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो डायमेंशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, एम माइनस 1 क्यूब टी स्क्वायर। गलत तो नहीं हूं मैं, कुछ जल्दबाजी में कैलकुलेशन कोई गलत कर दिया हो, ठीक है, पक्का। एल इनवर्स कहां पर, ये एल इनवर्स, वेरी गुड, सही है, एल इनवर्स, और ये वाला एल इनवर्स आ जाएगा फिर मेरे पास यहां पर, है ना, ये एक ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा -1। अभी सही हूं मैं, और कुछ गलती, आप सही है ना, अभी तो करेक्ट हो गया। यहां पर एल इनवर्स था क्योंकि x ऊपर पहुंचेगा और यहां पर पावर कितना था 2, तो एल टू द पावर -2। ओके, आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बनेगा। ओके, नाउ बोर्ड पर मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, दोनों आपको सॉल्व करने हैं, थोड़ा सा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1, L इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स अपॉन सी टी।
यहां पर L जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, x जो है हर बार की तरह डिस्टेंस है, और t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, हमें डायमेंशंस निकालनी है। ABC कांस्टेंट है, डायमेंशंस ऑफ A अपॉन C इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, और ऑप्शन में आपके पास है टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वर्क, impulse. Clear? Next question is Kmax is equals to h nu minus w नॉट, ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन h प्लैंक कांस्टेंट है। आपको दो चीजें निकालनी हैं, एक तो h का डायमेंशन और एक w नॉट का डायमेंशन, यानी कि वर्क फंक्शन का डायमेंशन। ठीक है, इक्वेशन आपके पास ये लिखी है। अच्छा बच्चों, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये आप लोगों ने 11th में नहीं पढ़ा, ये अब आप 12th में पढ़ोगे, है ना। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, सेकंड वाले वॉल्यूम में क्लास 12th में आपको इक्वेशन देखने को मिलेगी। बट अभी इस इक्वेशन में हम समझ लेते हैं कि मैक्स यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो पार्टिकल के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। एच यहां पर प्लैंक कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन आपको निकालना है। न्यू यहां पर फ्रीक्वेंसी है उस पार्टिकल की, और डब्ल्यू नॉट उसका वर्क फंक्शन है। ये थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूं, उसके बाद आप इसको सॉल्व करें। वर्क फंक्शन का मतलब होता है जैसे कोई एक मेटेलिक सरफेस है, ठीक है, उस पर हम हीट या लाइट या कुछ भी इस तरह की चीज कर रहे हैं जिससे वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है ना। इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, तो वो मिनिमम एनर्जी उस मेटल सरफेस की, जितनी हम उस मेटल सरफेस को दे दें और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लें, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, मतलब अब मेटल सरफेस है, इलेक्ट्रॉन किसी फोर्स से बाउंड होगा, वो एनर्जी को हमने दिया, वो फोर्स को ओवरकम करके बाहर आ जाएगा, उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा आप ट्राई करें इन क्वेश्चंस को, अदरवाइज मैं सॉल्व कर पा रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद? mvr है ना। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी, r फॉर डिस्टेंस, रेडियस, जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। प्लैनेटरी मोशन में पड़ा हुआ है ना एंगुलर मोमेंटम वाला, ये वहीं से। मैंने इनके डायमेंशंस फॉर्मूले लिख दिए। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है mvr, मास कैपिटल M को रिप्रेजेंट, कैपिटल M रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, वेलोसिटी lt -1 होता है,
और आर एल होता है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, डिस्टेंस को एल और टाइम को टी। नाउ ए अपॉन सी का हमें डायमेंशन बताना है। लगा कुछ दिमाग? मैं सॉल्व करा रहा हूं। अगले 30 सेकंड और हैं आपको लोगों के पास। ओके, नाउ देखो, इसमें से हम ऑप्शन बाद में सोचेंगे, पहले हम सॉल्व तो करें, बाद में इनसे मैच करेंगे, है ना। तो यहां पर ये इक्वेशन हम लोगों के पास है। नाउ व्हाट, सी टी को मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया, है ना। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन ये लिख दिया मैंने, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। अगर मैं गलत नहीं हूं एक बार चेक कर लेना आप लोग। सी कांस्टेंट है और टी का डायमेंशन कैपिटल टी हो गया। गॉट इट? इसको मैं यहां पर कर देता हूं और ये हमारे पास हो गया a प्लस बी एक्स। इसका मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन अकॉर्डिंग टू, हाँ, बराबर होगा। ठीक है, हम यहां से बात करते हैं स्टार्ट। ये सभी कांस्टेंट ही है ना, गलत तो नहीं हूं मैं? तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी एक्स, ऐसा मैं बोल सकता हूं। डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी एक्स। और हमें किसका निकालना है? डायमेंशन a अपॉन c का डायमेंशन निकालना है। तो देखो यहां पर मैं अगर c का डायमेंशन निकालने की कोशिश करूं, t 0 कर दूं, बराबर होंगे। तो मुझे नहीं पता इस पूरे का डायमेंशन मिलके किसके बराबर हो जाएगा, a के या बी एक्स के। क्लियर है? बी एक्स का डायमेंशन मैं कैसे लिखूंगा? इस तरह से लिखूंगा। मैं गलत तो नहीं हूं? पक्का? देखो फिर सोचते जाओ थोड़ा सा, मुझे किसका रेशियो निकालना है? ए अपॉन सी का रेशियो निकालना है। तो ए ले लूं मैं डायरेक्ट, डायमेंशन ऑफ ए। अब किसका रेशियो? ए अपॉन सी का। तो इसको उधर ले जाऊं तो एम एल स्क्वायर टी 0 ए अपॉन सी। डायमेंशन ऑफ ए अपॉन सी इज इक्वल टू दिस, एम एल स्क्वायर टी 0। अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ था 11th क्लास में, किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या था? एम आर स्क्वायर। गलत तो नहीं हूं मैं? यही था फॉर्मूला, एम फॉर मास, आर स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये वही है, एम एल स्क्वायर एम आर स्क्वायर। इट मींस ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज हम और भी कर सकते हैं। ये क्या है? टॉर्क। टॉर और वर्क का दोनों का एक ही रहता है और वो अलग रहता है, ये तो नहीं रहता है, वो उसमें टाइम भी होता है कहीं ना कहीं, है ना। इम्पल्स भी अलग रहता है, फोर्स इनटू टाइम। तो कुल मिला के हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी वाला। नाउ अभी हम इस वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में मैं देखूं तो इस वाले क्वेश्चन में मैं ऐसा लिख पाऊंगा बच्चों, यहां पर ध्यान से देखना मैं जो कर रहा हूं, डायमेंशन ऑफ दिस, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क। वर्क बोल सकता हूं ना, जो वर्क का डायमेंशन होगा उस पर एप्लीकेबल होगा। इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एच न्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू नॉट, यानी कि वर्क फंक्शन। हम यहां से स्टार्ट करते हैं कहानी। पहले इन दोनों को इक्वेट करेंगे, फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी या वर्क, वर्क 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 इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है एम एल टी माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट होता है एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, है ना। डायमेंशन ऑफ एच न्यू, एच का तो निकालना है, न्यू न्यू मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड मतलब टी इनवर्स लिख सकता हूं डायरेक्टली मैं इसको। तो इसको मैंने क्या लिखा? टी इनवर्स। एच इज इक्वल टू क्या हो गया? एम एल स्क्वायर। टी इनवर्स नीचे आया तो टी टू दी पावर प्लस 1 ऊपर हो गया। तो ये क्या हो गया? गलत तो नहीं हूं मैं? डायमेंशन निकल गया किसका? एच का। एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, नाउ अब मुझे डायमेंशन निकालना है इन दोनों का, मतलब वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू डायनेट। देखो वर्क फंक्शन कुछ नहीं है, एक एनर्जी है।
मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ दैट मेटेलिक सरफेस। एनर्जी मतलब क्या? वर्क। वर्क का डायमेंशन पता है, वही इसका हो जाएगा, अलग से कुछ भी नहीं। वर्क का जो डायमेंशन होगा ना, वही इसका डायमेंशन है। गलत तो नहीं हूं मैं? बस हो गई कहानी सॉल्व। क्लियर है? नोट डाउन करो। हाँ जी, अगले कुछ क्वेश्चंस पर आऊं मैं, रब करूं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये तो सिंपल है, बहुत जल्दी करके दे देना मुझे, है ना। P इज इक्वल टू ए माइनस एल स्क्वायर अपॉन बी टी। P इज इक्वल टू ए माइनस एल स्क्वायर अपॉन P प्रेशर, T टाइम, L लेंथ, A और B कांस्टेंट। और ये क्या पूछ रहा है? डायमेंशन ऑफ B। B का डायमेंशन बता दो। हाँ, हाँ, ओके। सो पहले वाले क्वेश्चन का आगे आंसर आप लोग का वेरी गुड। क्या निकला? V का डायमेंशन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अभी सभी टर्म के डायमेंशन इक्वल हो जाएंगे। इट मींस इसका डायमेंशन इसके बराबर हो जाएगा। P क्या है? प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन आपने क्या निकाला था? थोड़ा एक बार बताओ। L माइनस वन माइनस टू। पक्का याद हो गया? अब ये आपके पास T हो गया और ये हो गया आपके पास L स्क्वायर। तो B का डायमेंशन आपके पास कितना आ जाएगा? L स्क्वायर M L माइनस वन T माइनस वन। ये हो गया M L क्यूब T1। क्लियर? डायमेंशन ऑफ B माइनस वन। कुछ गलत कर दिया मैंने? M माइनस वन होगा। वेरी गुड, M माइनस वन होगा। चलिए, ओके। नाउ बच्चों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है सिंपल, बट हम कुछ फॉर्मूले भूल जाते हैं इसमें, तो क्वेश्चन बनता नहीं मैक्सिमम टाइम पर, है ना। सिर्फ डायमेंशन निकालने हमें इन कोएफिशिएंट में। कहीं ना कहीं हमने सुना है 11th क्लास में। अच्छा, अभी का कुछ नहीं बता रहा हूँ, 12th क्लास जो आपने नहीं पढ़ा है उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। 11th क्लास का कंसेप्ट है पूरा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ आता है, किस फॉर्मूले में आता है, थोड़ा सा याद करो। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहाँ किस जगह यूज किया है वो याद करो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहाँ आया उसे देखो। बस उन फॉर्मूले से फिर लेकर हमें आंसर मिल जाएगा।
वेरी गुड। फॉर्मूला कौन सा लगाया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में? वेरी गुड। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। इसके बाद तो आप कर ही लेंगे, मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करा रहा हूं। फोर्स का आपको पता है डायमेंशनल इक्वेशन, आर आप जानते ही हैं, मास और मास, ठीक है। चलिए सेकंड वाले की हम बात करते हैं। सेकंड वाले में क्या लगाएं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सबसे सिंपल फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। वी ईटा यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, F अपॉन क्या हो जाएगा? ये 6 पाई छोड़ दें, भूल जाएं, आर और वी। वेलोसिटी, आर रेडियस, डिस्टेंस कुछ भी मानो, अभी तो एल देगा ना, आर वी वेलोसिटी है, फोर्स का आपको पता है। तो यहां से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। तीसरा हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एम एस डेल टी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। याद आया कुछ? हाँ, इतने मास को इतना हीट दिया, इतना टेम्परेचर रेज हुआ, कुछ पढ़ा था ना हमने, ये वही फॉर्मूला है। तो यहां से हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मिल जाएगा Q अपॉन एम डेल टी। Q क्या है यहां पर? हीट। हीट का यूनिट हीट क्या होता है? एनर्जी होता है। एनर्जी का पता तो है, तो यहां केल्विन मत लिख देना, वो टेम्परेचर में आएगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर एनर्जी, मास आपके पास है, और नीचे क्या है? डेल टी। डेल टी मतलब टेम्परेचर के टाइम, टाइम टाइम के टेम्परेचर, मुझे नहीं पता, टेम्परेचर केल्विन आएगा यहां पर। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर है। क्लियर? तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं। वैसे तो ये अभी करा था इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन फिर से, इन अ स्टैंडिंग वेव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट एक्स एट टाइम टी इज गिवन बाय। एक पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, ये कॉमा है, y is equals to xt. The equation is according to question a sin bx plus cos a sin bx और आगे है cos ct, cos ct। कहानी वैसी है पिछली बार की तरह, abc कांस्टेंट है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ b अपॉन c, और b अपॉन सी किसके बराबर होगा? मेरे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप तो डायमेंशन निकाल दो b ऑफ सी की, b अपॉन सी की। अब ये क्वेश्चन बनने चाहिए यार, है ना? डायमेंशन ऑफ b अपॉन सी। क्या रहा? L माइनस वन T1, ठीक है।
चलो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। अब आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, 12th में अभी चैप्टर शायद स्टार्ट होगा, है ना। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द टर्म्स ऑफ MLT एंड A। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पढ़ लिया होगा फॉर्मूला तुम लोगों ने, अभी वो चैप्टर चल रहा है तुम लोगों का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, सिंपल फॉर्मूला था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। गलत तो नहीं हूं मैं? चार्ज। अब चार्ज का कोई डायमेंशन होता है? नहीं होता। चार्ज का एक फॉर्मूला होता है अच्छा सा, क्या होता है फॉर्मूला? Q इज इक्वल टू IT। इन दोनों का डायमेंशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो गया? MLT माइनस 2, करंट का A, टाइम का T। अब ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MLT माइनस 3 और A माइनस 1, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, सिंपल है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या करें? तो याद कर लेना, अभी के लिए याद कर लेना, वैसे 10th क्लास में फॉर्मूला बताया होगा। F इज इक्वल टू QVB, है ना। एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स इतना होता है ना। ये आपको 10th क्लास में बताया जाता है, 10th क्लास में छोटे से लेवल पे बताया जाता है, 12th में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। फॉर्मूला इज दिस QVB। यहां पर F वो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रहा है। Q क्या है? वो चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड। V क्या है? उसकी वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द फॉर्मूला, नाउ द डायमेंशन इज F इज इक्वल टू QV। F MLT माइनस 2, Q वापस से वो IT हो जाएगा, गलत तो नहीं हूं मैं। वेलोसिटी हो जाएगा LT माइनस 1। अभी हम बना लेते हैं इसको। M, एक L से L खत्म हो गया, और T क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाके ये खत्म हो जाएगा, तो T माइनस 2 ही रहेगा, यही बनेगा। एक बार चेक कर लो, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, वो क्वेश्चन ये है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन, रेजिस्टिविटी का डायमेंशन और कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या होगा? चलो रेजिस्टेंस का बता दो, बाकी दोनों मैं बता दूंगा। कुछ पुराने फॉर्मूले हैं, 1-1.5 साल पुराने, तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। कहाँ जो कुछ नए फॉर्मूले आ रहे हैं ना, उनको नोट डाउन करते जाना तुम लोग, है ना। जैसे अभी एक यूट्यूब वाला आया, और भी जो मैं फॉर्मूले नए जो अभी मिले नहीं है, कहीं पर देखे नहीं है, या आप देखोगे 12th क्लास में, तो वो अभी मेंशन करते जाना, याद कर लेना अभी के लिए। चलिए, रेजिस्टेंस का कुछ पता चला? देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से निकाल तो सकते हो, बट V पोटेंशियल है, पोटेंशियल के डायमेंशन में अटक जाओगे फिर, है ना। तो हम कुछ ऐसा लेते हैं कि ओम्स लॉ तो लगेगा, V इक्वल टू IR, एक फॉर्मूला और होता है V इक्वल टू W अपॉन Q। देखा है कहीं पे? ये सुना है ना। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था ना, 10th क्लास में बताते थे, ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहीं से निकला है। ठीक है, नाउ V की जगह हम क्या लिख सकते हैं? W अपॉन Q। ये क्या हो गया? IR, W अपॉन QI।
अच्छा, Q को हम फिर से वही लिख लें आई टी, तो ये आई स्क्वायर आर टी हो गया, आई टी हो गया। और वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वही तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और आई टी का भी बहुत देर से खेल आप लोग कर ही रहे हो, है ना। अब बना लो, रेजिस्टेंस का मिल गया, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जब आपको मिल गया है तो आप रेजिस्टिविटी का भी निकाल सकते हो। रेजिस्टिविटी 10th क्लास में पढ़ा था, क्या फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का? रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है? रो, पक्का? रो इज इक्वल टू आर एल अपॉन, यही था ना फॉर्मूला, गलत तो नहीं हुआ? तो रो इज इक्वल टू आर निकाला अभी अभी आप लोगों ने, क्या निकला है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2 अपॉन एक और ए आ गया, ये ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ए एम्पियर को रिप्रेजेंट करना है, तो भूल मत जाना भैया। ये एक एल से एक एल खत्म कर दो, तो रो इज इक्वल टू एम एल 1 टी माइनस 3 ए माइनस 2। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसको रेसिप्रोकल कर दो, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मिल गया। कंडक्टिविटी मतलब सिंबल क्या होता है कंडक्टिविटी का? सिग्मा, है ना, सिग्मा होता है। सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रो, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा? 1 एफ माइनस 1 टी 3, गलत तो नहीं हूं मैं? तो बस चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती जा रही हैं और कुछ भी नहीं है। हम चीजों को कनेक्टेड करना सीख गए, हमें क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। एक क्वेश्चन है और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, बस एक नॉर्मली एक चीज पूछ ली गई। नोट डाउन किया? बोलूं? इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ ई अपॉन बी आर इन द सेम एज दोज ऑफ, और फिर नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए, मतलब हमें तो कुल मिला के ई अपॉन बी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड के रेशो का डायमेंशन निकाल लेना और वो किसके बराबर होता है ये बता देना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और अभी निकाला था मैंने, रब कर दिया, क्या क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। जल्दी बताओ, जल्दी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था? m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1। मैग्नेटिक फील्ड का a माइनस, ए से ए खत्म कर दिया, m से m खत्म हो गया, है ना। तो E अपॉन बी इज इक्वल टू एल टी माइनस 1। एल टी माइनस 1 क्या होता है? वेलोसिटी, है ना। तो E अपॉन बी का रेशियो इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी। पढ़ोगे भी आप, पढ़ोगे इस फॉर्मूले को, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 12th क्लास का चैप्टर है जहां पर ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। एक फॉर्मूला और मिलेगा स्पीड ऑफ लाइट के लिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए एक फॉर्मूला और मिलेगा। सी अगर हुआ तो यहां एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब आप लोग पढ़ चुके हो, पढ़ रहे हो, परमिटिविटी। म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी, है ना। म्यू नॉट क्या होता है? परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी। क्लियर? परमिटिविटी के केस में एक फॉर्मूला आपने बार बार पढ़ा है कूलम्स लॉ का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। परमिएबिलिटी की टर्म में वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, हम यहां पर लिख लेते हैं ये म्यू नॉट एन आई,
है ना, ये म्यू नॉट है। एन नंबर ऑफ टर्म, मतलब एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को हटा दो, डायमेंशन लेस है। आई करंट हो गया, आई क्या हो गया, आई इज इक्वल टू आई एम्पियर, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का कुछ देर पहले आप लोगों ने निकाला हुआ है, क्लियर है, पक्का। म्यू नॉट का निकल जाएगा यहां से, म्यू नॉट का कितना निकलेगा जल्दी बताओ, डी कितना निकाला, ये एम एल 0 टी माइनस 2, और आई का क्या हो गया, अच्छा ए माइनस 1, और आई का क्या हो गया, कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ये अपॉन में आएगा। अब सही हूं मैं, तो म्यू नॉट का कितना हो गया, एम एल 0 टी माइनस 2 ए माइनस 2, है ना। एप्सिलॉन नॉट का यहां से निकालो तो कितना आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 कांस्टेंट हो गया, फोर्स नीचे आ गया, Q1 Q2 दोनों चार्ज हैं, आई टी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। फोर्स आ गया नीचे एम एल टी माइनस 2, और ये हो गया एल स्क्वायर, क्लियर। एप्सिलॉन नॉट आपके पास हो गया एम की पावर -1, एल की पावर -3, ए स्क्वायर टी की पावर -4, प्लस की 4, अच्छा सॉरी, प्लस का 4, ठीक है। अब यहां इस फॉर्मूले में रखकर देखो, यहां रखता हूं मैं, C इज इक्वल टू √1 एप्सिलॉन नॉट, ये रहा M1 L -3 ए स्क्वायर और T4 इंटू ये M ये M1 है, ये M-1 है, सॉरी वही मैं बोल रहा हूं, गलती क्या हुई, और ये L0 है, T-2 है, A-2 है। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, वही निकलेगा ऊपर जाकर LT-1 अंडर रूट सब सॉल्व करके, और वो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। तो इस तरह से वेरीफाई करने के लिए भी आप लोगों को आ सकता है, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कशन किए थे। इसके आगे की बात हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। तो मिलते हैं बच्चों फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखें, आगे फिर हम डिस्कस